और उसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी को समन जारी किया गया है। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर है कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर पटना ईडी ऑफिस पहुंचने को इन दोनों को कहा गया है। ईडी कार्यालय आने के बाद इनसे पूछताछ होगी। आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव की पत्नी से ईडी की अलग अलग टीम पूछताछ करेगी। आय का स्रोत से जुड़े सवाल ईडी पूछेगी। जांच के दौरान मिली अकूत संपत्ति को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव की गिरफ्तारी की गई है। सीएचओ बहाली परीक्षा में गड़बड़ी का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया और ऐसे में 37 लोग जो हिरासत में लिए गए थे, गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हें कोर्ट के समक्ष पेश भी किया जाना है। लगातार इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ईओयू ने हिरासत में लिए 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी लोग को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सॉल्वर गैंग से अभ्यर्थियों की 4 से 5 लाख रुपए में डील हुई थी। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की सिटिंग थी, उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर कंप्यूटर पर केवल बिठाया गया। उन कंप्यूटर की आईपी पहले से ही लिंक कर दी गई थी। इन कंप्यूटरों का कंट्रोल दूर बैठे सॉल्वर के पास था। सॉल्वर कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ रहे प्रश्नों को पढ़कर ऑनलाइन आंसर दे रहे थे। बिहार में होने वाले परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां और माफियाओं का ऐसा गठजोड़ है और ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं कि जो परीक्षा लेने वाली जो एजेंसियां हैं उनके होश उड़े हुए हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस ढंग से हेल्थ ऑफिसर की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है फर्जीवाड़े की, वो एक पहली बार ऐसे पकड़ में आया है कि जहां पे प्रॉक्सी एक ढंग से कहें तो पूरा सर्वर तैयार किया गया और उसके जरिए परीक्षाएं जो हैं वो सेंटर पर बैठ करके जो लोग दे तो रहे थे, लेकिन उसकी जगह पे दूसरे कमरे में बैठकर लोग जो हैं वो परीक्षाओं का प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व कर रहे थे। बातें सामने निकल करके आई है वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जहां पे परीक्षाएं हो रही थी लगभग 1 दर्जन ऐसे सेंटर थे जहां पे जो सर्वर है उस सर्वर पर बैठ करके लड़के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उसके तार जो है एक प्रॉक्सी सर्वर से जोड़ा जाता है और वहाँ पे उसका जो सॉल्वर है वो बैठ करके वो परीक्षाएं दे रहा होता है। तो ये एक चौंकाने वाला जो तथ्य है वो सामने निकल करके आया है। और साथ में जो परीक्षा केंद्र है उससे 4-4 लाख रुपए लिए गए हैं। जो जांच हुई है उसमें ये पता चला है कि एक एक जो स्टूडेंट है, एक एक छात्र से कम 4-4 लाख रुपए वसूलने की बात हुई है। देखना होगा कि जो बिहार में जो परीक्षाएं लगातार हो रही हैं और जिस ढंग से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उस पर आखिर रोक कब लगेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, मुजफ्फरपुर में एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व कर्मचारी को बताया जा रहा है कि घूस लेते उन्हें पकड़ा गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई स्पेशल बिजनेस यूनिट की तरफ से यहां पर की गई है और इस मामले को लेकर के अब आगे भी जांच चल रही है। तस्वीरें सामने आई है जहां कुर्नी ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी जसपाल कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जसपाल कुमार की गिरफ्तारी के बाद कुर्नी ब्लॉक के अंचल अधिकारी सीओ अनिल कुमार संतोषी के आवास पर भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार क्लर्क के आवास पर और कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। तो देखिए, राजस्व कर्मचारी के साथ साथ जो सीओ हैं उनके आवास पर भी जो एसवीयू की टीम है वो पहुंची हुई है। वहां पर छापेमारी की जा रही है क्योंकि कई लोग एक साथ जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीओ अनिल कुमार संतोषी के आवास पर छापा पड़ा है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, एसवीयू की छापेमारी चल रही है। छापेमारी का विरोध करने सैकड़ों लोग भी पहुंच गए हैं। खबर है कि मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला किया गया। प्रियांक सौरभ हमारे साथ संवाददाता न्यूज़ 18 के जुड़ चुके हैं। प्रियांक, राजस्व कर्मचारी और इसके साथ साथ सीओ अनिल कुमार, यहाँ पर एसवीयू की छापेमारी चल रही है लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी क्या हालात वहाँ? जी, स्थिति यहाँ पर काफी खराब हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पुलिस की काफी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि सीओ के समर्थक, सैकड़ों समर्थक जो दलाल थे
वह सब वहां पर पहुंच गए थे और इस छापेमारी का विरोध कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तमाम मीडिया कर्मी इस खबर को बनाने के लिए पहुंचे थे तो तमाम दलालों ने मीडिया कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है और उसके बाद जो है मीडिया कर्मियों को खबर बनाने से रोका और किसी तरीके से जब लोग वहां से जान बचाकर भागने लगे तो वो तमाम दलाल जो है वो मीडिया कर्मियों पर ही जानलेवा हमला कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का स्थानीय थाना, जो तुर्की थाना के लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रियंका आपका। और देखिए, बिहार में सियासी यात्रा वाला दिसंबर है और इस सियासी यात्रा वाला दिसंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ऐसा इसलिए कि सीएम नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों इसी दिसंबर के महीने में एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो उनका उद्देश्य महिलाओं को अपने पक्ष में लाना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तीसरा चरण की कल से शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और देखिए, वहीं सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के बिहार की सियासत भी काफी गर्म है। राजनीति में यात्राओं का खास महत्व है, लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या है, इसे यात्रा करने वाले व्यक्ति और दल का भविष्य तय होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं और अपनी यात्रा के दौरान वह जनता से संवाद कर विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे। वह लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या बाकी है। उनकी यात्रा विकास कार्यों को गति देने के लिए है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की यात्रा संवाद के लिए नहीं, विवाद पैदा करने के लिए। तेजस्वी की यात्रा जनता का आतंक फैलाने के लिए है। वे अपनी उल जुलूल बातों से जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की 1 दर्जन से ऊपर यात्रा कर चुके हैं और आगामी 15 दिसंबर से उनकी यात्रा प्रस्तावित है। और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा लगातार यात्रा पूरा करने के लिए भी जाने जाते हैं। वही तेजस्वी यादव न यात्रा पूरा करने के लिए भी एक रिकॉर्ड बना रखे हैं। तेजस्वी यादव को कम से कम इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम इस बार अपनी यात्रा को ससमय पूरा करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी यात्रा पूरा होने वाली है। देखिए, बिहार में इस महीने जो यात्रा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हो रही है, 225 करोड़ की यात्रा है। बिहार जैसे प्रदेश के लिए ये जनता पर बोझ है और जनता की गाढ़ी कमाई बहाई जा रही है पानी के तरह। इसके पहले जितने यात्रा हुए उसका क्या लाभ मिला बिहार को, इसका आकलन करना चाहिए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पहले से कर रहे थे, बीच में स्थगित हुआ था। झारखंड और बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इस कारण से तेजस्वी यादव जी अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी किस चीज की यात्रा कर रहे हैं। सरकारी पैसे पे वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलकर क्या बोलेंगे, लोगों से क्या, जो सरकारी व्यवस्था जो उनके लिए करते हैं, गिने चुने लोग आएंगे उनसे वो बात करेंगे, गलत फीडबैक देंगे और अंत में वही होगा, बिहार को क्या मिलेगी, माया मिली ना राम। सीएम नीतीश कुमार के संवाद यात्रा को लेकर के वीआईपी पार्टी ने भी सवाल उठाया है और कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ एक फिजूल खर्ची है। तो 25 करोड़ रुपया की यात्रा, फिर से बोल रहा हूं, 225 करोड़ जनता का पैसा, लेकिन जनता वहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये सुरक्षा इतना कड़ा है और सुरक्षा जो है नीतीश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जनता को आने ही नहीं दिया जाएगा। उस पैसा से बिहार में हॉस्पिटल बन सकता था, रोड बन सकता था, शिक्षा में हम लोग एक अच्छा स्कूल खोल सकते। तो देखिए, नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले या तपस्या पर निकले, कोई फायदा नहीं। पर निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसी का पोस्टर नचवाएंगे, हरा गमछा लहराएंगे
ये यात्रा पर निकले या तपस्या पर निकले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बाय इलेक्शन था, 4 में से 4 लिया एनडीए, 3 सीट उनका था, तो उसके बाद कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं। खबर शेखपुरा से है, जहां पर मंथन सभागार का उद्घाटन किया गया, साथ ही 20 सूत्री की बैठक भी हुई और इस दौरान परिवहन मंत्री शीला मंडल ने आरजेडी के 65% आरक्षण वाले बयान को लेकर भी हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जातीय गणना से जातियों की स्थिति के बारे में पता चल सका है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में गरीबों का मकान, आर्थिक स्थिति में सुधार और रोजगार के लिए सीएम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में सड़क, पुल पुलिया, पानी, आवास और रोजगार को लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी चर्चा हुई है। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जनगणना करवाए, उसी से ना पता चला। आज पूरे देश में बिहार पहला राज्य जहां पे जनगणना हुआ। नीतीश जी ने दिखाई बात, अति पिछड़ा 100 पावे 100 में 65 खाट, तो ये नीतीश कुमार जी का देन है और उन्होंने ही इस तरह से किया। आज बिहार में जनगणना हुआ ताकि आप हम लोग को पता चल पाया कि लोग कितने हैं, और उससे ये भी पता चला कि आज 94 लाख लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उसके लिए उन्होंने 2-2 लाख तक की राशि देने का बात की, ताकि उसकी भी मजबूती हो, उसको भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार। मुख्य मुद्दा क्या है, सारे विभागों पर हुआ है, तो 20 सूत्री में सारे विभागों पर चर्चा होती है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जितना भी विभाग है, विभाग वाइज होता है। कई जगह सब कब कब बन रहा है। और देखिए, जेडीयू की तरफ से अब मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ अगर उनकी कोई नाराजगी है तो उसे भी दूर करने की कवायद जो जेडीयू के नेता है वो कर रहे हैं। हालांकि इस बीच मुस्लिम वोटर को लेकर के कई बयान भी सामने आए, ललन सिंह का भी बयान सामने आया। लेकिन इस बीच विजेंद्र यादव से कई दिग्गज जेडीयू नेता किशनगंज पहुंचे। अनुमान इस्लामिया में जनसभा के दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने ललन सिंह का बचाव किया और मुसलमानों की उनसे नाराजगी दूर करने की कोशिश की और कहा कि 2025 में जेडीयू को वोट नहीं दिया तो खासकर सीमांचल के मुसलमान सबसे बड़े गद्दार होंगे। ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती है और इस जयंती के मौके पर आज एक राजकीय समारोह का आयोजन पटना में किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद किया गया। तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, जहां पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राजभवन गोलंबर स्थित राजेंद्र चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार सहित गणमान्य लोगों को जयंती पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माननीय मंत्री ग्रामीण का तो देखिए, एक तरफ आज राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती है तो दूसरी तरफ सिवान का स्थापना दिवस भी है। एक कह सकते हैं कि बड़ा संयोग इसे माना जाए, क्योंकि उसी सिवान के जीरादेई के रहने वाले। और देखिए, आज ये तस्वीर सामने आई है, सिवान में बड़े ही धूमधाम के साथ जयंती और सिवान स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव जीरादेई से लेकर शहर में कई जगह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह सुबह जिला प्रशासन ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें डीएम मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जिले में शाम 5 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। पूरे जिले में आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। संपूर्ण जिले में विभिन्न जगहों पे आम जनता के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सुबह से ही प्रभात फेरी के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ 11 बजे। कैमूर के मधुबनी से खबर है, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है और इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है, कार्रवाई भी की गई है, गिरफ्तारी भी की गई है और मामले की आगे की जो छानबीन है वो की जा रही है। और
जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बता दें कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 कांड दर्ज किए हैं। तीनों कांडों में पुलिस ने कुल 23 नामजद आरोपी बनाए हैं। पुलिस ने 3 लोग को गिरफ्तार भी किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहां की, जहां पर पुलिस ने इस मामले में 3 लोग को गिरफ्तार किया है और नामजद आरोपी की संख्या 23 है। तीनों कांडों में इनको नामजद बनाया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने इनके पास से एक हथियार, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है और इस मामले में 3 कांड दर्ज किए गए हैं। में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां से एक अवैध हथियार और एक लाइसेंसी हथियार की बरामदगी की गई है। ग्रामीणों द्वारा और साक्षियों द्वारा बताया गया है कि जो फायरिंग की घटना हुई है वो लाइसेंसी हथियार से की गई, जिसमें एक और देखिए गोपालगंज में AQI का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्रदूषण की स्थिति बहुत यहाँ खराब है। बताया जा रहा है कि 250 के पार जो है AQI का लेवल पहुँच गया है और इससे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बता दें कि लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। सांस से संबंधित मरीजों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज यहाँ पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक पहुँच चुका है, जो खराब श्रेणी में आता है। तो ऐसे में पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो लोग हैं वो सुबह सुबह मास्क और सेफ्टी लेकर ही निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर लगातार ख़राब श्रेणी में ही चल रहा है। पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में आज पॉल्यूशन का स्तर है वो बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है और ऐसे में जो ठंड का स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने और ठंड का प्रकोप बढ़ने की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा है और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में मौसम लगातार बदल रहा है और डॉक्टरों ने भी लोगों से इस मौसम में बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर जो सांस से संबंधित मरीज हैं उन्हें इस पॉल्यूशन से बचने के लिए अपील की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुंगेर के तारापुर में साइबर फ्रॉड का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख के करीब यहां ठगी की गई है। रिटायर्ड कर्मचारी जिनको इस साइबर जाल में फंसाया गया और उनसे यह बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगों ने जीवन मंडल से पेंशन को ऑनलाइन कराने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया है। ट्रेजरी अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया और जीवन मंडल के अकाउंट से 20,20,000 रुपए की ठगी की है। पीड़ित ने साइबर थाना में आवेदन देकर साइबर ठगों से कार्रवाई करने उनके ऊपर और ठगी किए गए रुपए वापस लौटाने की गुहार की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। के पास पहले कॉल आया कि मैं ट्रेजरी ऑफिस से बोल रहा हूँ, जीवन जी का पेंशन का कार्य बाधित है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, बात करवाइए। वीडियो साहब ने फिर अनुमंडल सहायक पदाधिकारी के पास कॉल किया कि इस नंबर से कॉल आ रहा है। फिर उनके दोनों के द्वारा इनको ट्रेजरी ऑफिस मुंगेर का नंबर दिया गया। फिर इन्होंने अपने घर के मोबाइल से बात की, जिस पर कि उनका जो कोई गोपनीय कागजात है उनको देकर व्हाट्सएप पे भेजकर विश्वास दिलाया गया कि ट्रेजरी ऑफिस मुंगेर से ही बात कर रहे हैं। फिर उनके कहना अनुसार उन्होंने SBI में योनो अकाउंट खुलवाया, फिर OTP प्राप्त करके साइबर फ्रॉड में 20,20,000 रुपये निकासी कर ली है। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना ये काफ़ी कारगर साबित हो रही है। जो खिलाड़ी हैं वो भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम काल है। बता दें कि बेगूसराय के युवा और खिलाड़ी से स्वर्णिम काल का दर्जा दे रहे हैं। सरकार की इस योजना के माध्यम से खेल की विभिन्न विधाओं में अब तक करीब 24 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी सेवा में योगदान देने का अवसर मिल चुका है। सरकार की इस योजना की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और देखिए बक्सर में CAPA मिलन का आयोजन किया गया है और इस मेले को लेकर के भव्य तैयारियां हैं और इस मेले में एक रामलीला की बेहद खूबसूरत जो तस्वीर है वो भी सामने आई। CAPA मिलन महोत्सव की तस्वीर, जहां 7 दिसंबर को राम विवाह होगा। इस महोत्सव में दूर दूर से लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। मेले में गुड़ की जलेबी खूब बिक रही है। कारीगर भी बिक्री बढ़ने के बाद काफी खुश हैं।
बक्सर में चल रहे CFPM मिलन महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बक्सर के नई बाजार में आयोजन चल रहा है, जहां भगवान राम और माता सीता के विवाह का मंचन कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव में पहुंचने वाले लोग बक्सर का सबसे मशहूर जिलेबी गुड़ का और चीनी का जो खास तौर पर यहाँ के मेहमानों के लिए बनाया गया है, जो कलाकार हैं, जो इसे बनाने वाले लोग हैं, वो भी बेहद इसे साफ़ सुथरे तरीके से कह सकते हैं बनाते हैं। और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ गुड़ के जलेबी के कायल हैं और गुड़ की जलेबी खाने के बाद ही लोग इस सीताराम विवाह महोत्सव जो महोत्सव है उसमें शामिल हो रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से गुड़ की जलेबी जो है वो यहाँ बनाई जा रही है और लोगों की पहली पसंद है ये गुड़ की जलेबी। सर गुड़ का जलेबी में चीनी डालकर बनाते हैं, हल्का फुल्का चीनी रहता है, बाकी गुड़ रहता है सर। हाँ 140 रुपये केजी है सर जी। अच्छा, गुड़ की जलेबी वो लोग खरीदते हैं और लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। महिलाएं हैं और महिलाएं यहाँ पहुँची हैं खरीदने के लिए, और जो लोग भी बाहर से पहुँचते हैं वो गुड़ की जलेबी के कायल हैं। यहाँ गुड़ की जो जलेबी की अगर मिठास की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से बक्सर का ये मशहूर है गुड़ की जलेबी, और गुड़ की जलेबी खाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और सीताराम विवाह महोत्सव में लोग शामिल हो रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बता दें कि जनकपुर में भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह उत्सव बेहद ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। पूरी तैयारियां होती है कि जो बाराती है उनके लिए एक एक खास इंतजाम किए जाएं, उनके लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था की जाए। अयोध्या से आने वाले बारातियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जनकपुर के सभी लग्जरी होटल को मां जानकी विवाह समिति ने रिजर्व कर लिया है। बारातियों के स्वागत के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए गए हैं। बाराती में आने वाले साउथ इंडियन लोगों के लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। नेपाल सरकार और जानकी मंदिर के संस्था के सहयोग से पूरे जनकपुर धाम को सजाया जा रहा है। भारत और नेपाल के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़